Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. So today we will going to start chapter 7 of grade 9. The chapter name is motion. So बच्चों हम लोग सब जानते हैं फिजिक्स हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने जीवन के डे टू डे लाइफ को समझना चाहते हैं उसके how whatever we experience in our day to day life, what is the scientific reason behind that? If we want to understand, then हमें फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही बताता है कि सन राइज क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, स्टार्स why twinkles, so what is the reason behind that? So this all explained by the physics. अगर हम अर्थ पे चल पा रहे हैं और केले के छिलके पे स्लिप कर जा रहे हैं तो कारण क्या है? सो ये भी हमें फिजिक्स ही बताता है। सो फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फिजिक्स में अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स के अंडर एक मोशन एक चैप्टर है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मोशन पढ़ने से सबसे पहले मोशन का मतलब हमें जानना चाहिए कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। सो चलिए बच्चों, सबसे पहले मोशन का मतलब समझते हैं। मोशन का मतलब होता है change in position, change in position with respect to time and observer। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ऑब्जर्वर का मतलब क्या। ओके, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ओके, या फिर रेफरेंस पॉइंट जहां से देखा जा रहा है। दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है। ओके, सो चेंज इन पोजीशन। बच्चों जैसे आप अपने जगह पे बैठे हो, मैं अपने जगह पे बैठा हूँ, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो हमारे पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रही है। अगर आप अपने जगह से उठ के बगल में बैठ जाते हो, फिर वहां से उठ के बगल में बैठ जाते हो, मीन्स यू आर चेंजिंग योर पोजीशन। और जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपका बॉडी मोशन में होता है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर पोजीशन में चेंज ना हो टाइम के साथ तो क्या होगा सर? तो होगा बेटा रेस्ट। ओके, रेस्ट मीन्स नो change in position with respect to time and observer. Okay sir, now I understand. Motion means change in position with respect to time and observer, and rest means no change in position with respect to time and observer. अच्छा बेटा, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में, तो आप सोचोगे सर यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स यू आर एट रेस्ट। बट इफ आई विल आस्क माई फ्रेंड हु इज देयर ऑन द मून, ही विल टेल भाई तुम तो मोशन में हो, तो मैं अपने फ्रेंड के लिए मोशन में हूँ और आपके लिए रेस्ट में हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, सी आप भी अर्थ के ऊपर हो, मैं भी अर्थ के ऊपर हूँ, सो वी बोथ आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो एक सिस्टम में अगर दोनों रेस्ट में हैं तो एक दूसरे के लिए रेस्ट में ही होंगे। जैसे बस में अगर आप और आपका भाई बैठा हुआ है एक दूसरे अगल बगल सीट पे, तो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए
रेस्ट में हो। बट अगर कोई तीसरा व्यक्ति जो रोड पे बस स्टैंड पे खड़ा है और बस चल रही है, तो आप लोग दोनों उसके लिए मोशन में हो जाओगे। सिमिलरली आप अर्थ पे हो, मैं भी अर्थ पे हूँ, हम लोग दोनों रेस्ट में हैं, तो मैं आपके लिए रेस्ट में हूँ। But since Earth is moving, okay, it is revolving around the sun, then my friend who is seated on the moon, he is saying that with the Earth I am also in motion. So he is telling that you are in motion, you are changing your position with respect to time. Okay, so मैं आपके लिए रेस्ट में, एट द सेम टाइम फ्रेड के लिए मोशन में। इसका मतलब सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एज वेल एज इन रेस्ट। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव word. Okay, it is not absolute. Okay, it is relative. It depends on observer. It depends on observer. If the observer is part of the system, then it may be in the rest. But if the another observer is out of the system, it may be in motion. Okay, चलिए रेस्ट एंड मोशन तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम बुक को थोड़ा समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। बेटा ये चैप्टर लेकर आने का, बुक का पार्ट लेकर आने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक रीडिंग नहीं कर पाते, या कर पाते हैं तो समझ नहीं पाते। ओके, और नहीं समझने की वजह से वो पढ़ते नहीं हैं। तो मैं इसीलिए इसको लेकर आया हूँ, ताकि आप एक बार अगर सुन लोगे, उसके बाद जब आप खुद से रीडिंग करोगे तो आप इसके इनसाइट्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सो इन एवरीडे लाइफ we see some object at rest and other in motion. मैंने ऑलरेडी कहा कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकते हैं, कुछ मोशन में भी हो सकते हैं। जो आपके लिए मोशन है दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकते हैं, जो आपके लिए रेस्ट में है दूसरे के लिए मोशन में हो सकते हैं। Birds fly, it is in motion. Fish swim, it is in motion. Blood flow in arteries, that is in motion. Because molecules of the blood is changing their position, bird is changing their position, fish is changing their position, car is changing their position. Atoms, molecules, planets, stars, all are in motions. Okay, we often perceive an object to be in motion when its position changes. जब पोजीशन चेंज होता है बेटा, तभी हम उसे मोशन में कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. Direct evidence नहीं होता बेटा, like movement of dust. जब dust move करता है तो हम बोलते हैं air is blowing. It means that air is in motion. Movement of leaves, it is also indirect evidence of motion of the air. Or branches of the trees when moving, it means that air is blowing. What caused the phenomena of sunrise, sunset and changing season? Obviously movement of the earth or motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? बेटा जब हम किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं तो हम उसके मोशन को नहीं समझ पाते, ठीक है। सो वी आर द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, हम लोग अर्थ के ऊपर एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है।
और छोटा ही नहीं, लाखों गुना छोटा है. Okay, millions of times smaller, even a dust particles in compared to Earth. An object may appear to be moving for one person and stationary for some other person. इसलिए मैंने कहा बेटा इसका मतलब यही है, motion and rest is a relative word. For the passengers in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. बट आपको क्या लगता है बेटा कि ट्री मूव कर रहा है? नहीं, एक्चुअली बस आगे जा रही है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में बस का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि ट्री मूव कर रहा है. नो, ट्री इज नॉट मूविंग. पोजीशन ऑफ ट्री इज चेंजिंग with respect to bus. Bus is in motion. So tree also looks like in a motion. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. जो रोड साइड में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए बस और बस में बैठे सारे पैसेंजर्स मोशन में हैं. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What does this observation indicate? This observation indicates that all the objects or the person who is changing the position with respect to time and observer are in motion. Most motions are complex. Now it is very important. Some objects may move in a straight line. Motion may be in a straight line. It may be in circular path. It may be in rotatory motion, or it may in vibratory motion. So motion in a straight line, circular motion, rotatory motion, vibratory motion. These are the types of motion that we will understand in details. There may be situations involving a combination of these. Okay, motion may be combination of these also. Okay, like the motion of the earth is circulatory as well as rotatory. Earth rotates on its own axis and move in a circular path in the orbit of sun also. So earth has this both kind of motion. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of an object along the straight line. So सबसे पहले हम लोग motion in a straight line पढ़ेंगे. We also learn to express such motion through simple equations and graph. ये बहुत important होगा बेटा. Equations and graphs. We must understand this in details. Okay. Later we shall discuss way describing circular motion. These are few activities that you can do. Okay, it's very simple. Describing motion. We have already described it that if object is changing its position with respect to time and observer. We describe the location of an object by specifying a reference point. Reference point means observer. Okay. Let us understand this by an example. Let us assume that school is in village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. So reference point means जहाँ से distance measure कर रहे हैं. It is not mandatory that railway station should be the reference point of the school. It may be hospital, it may be any clinic, it may be ground, it may be some other buildings. From anywhere we can measure the distance of school, and from where we will measure the distance, that would be the reference point, and that reference point is also known as origin. Motion along a straight line. A straight line means in a straight path. Okay.
The simple type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B and C represents the position. A, B and C. These are the position at the straight path. At first, the object moves through C and B and reaches A. So object start moving from here and it reaches to A. Okay. Then it moves back along the same path and reaches C. It moves back and reaches to C. Okay. So now the total path length. Okay बेटा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं. एक आता है डिस्टेंस और दूसरा वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ between initial and final position, and displacement means shortest path between initial and final position. So actual path 0 से 60 किलोमीटर गया बेटा and 60 किलोमीटर से वापस 25 तक आया. means how many? 25 plus 35 60. So 60 plus 35 means actual path हो गया बेटा 60 plus 35 means 95 kilometer, and displacement means shortest path. So initial and final position के बीच में shortest path कितना हो गया बेटा 25 kilometer. Okay. So distance and displacement both are physical quantities for measurement of the length, but one is scalar quantity. This is the scalar which has only magnitude, and it is a vector which has magnitude as well as direction. तो जब बेटा शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो आप देखो ये स्ट्रेट लाइन ही होता है. शॉर्टेस्ट पाथ में जनरली क्या होता है बेटा स्ट्रेट लाइन ही होता है और स्ट्रेट लाइन का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा. बट अगर एक्चुअल पाथ देख रहे बेटा तो ये कहीं भी जाके कहीं से मुड़ सकता है. सो एक्चुअल पाथ में बी इन एनी direction, or there may be 2 or more directions. That's why we say distance do not have any direction. Displacement has a single direction, and that's why displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. So आप यहाँ देखोगे बेटा डिस्टेंस 95 किलोमीटर मेजर किया गया है. ओके. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू बेटा. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू. ये जो 95 25 और दिस 95 जो भी है बेटा, सो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है. ओके. एंड किलोमीटर इज द यूनिट. एंड डायरेक्शन to the north, to the east, to the west. So like this we have to show the direction. Okay. Now, can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? Consider the exact. Yes, beta. Displacement and distance can be equal. अब ये कैसे इक्वल होगा सर? लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आप बाइक उठाए और बाइक से एकदम सीधा चले गए बी पे. तो आपका एक्चुअल पाथ जो इस लेट से इट इज 100 मीटर, तो आपका एक्चुअल पाथ 100 मीटर हुआ बेटा,
और शॉर्टेस्ट पाथ भी 100 मीटर हुआ. इट मीन्स दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम. अब मान लेते हैं बी से वापस ए पे आ जाते हैं, वापस ए पे आ जाते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस इक्वल्स टू 100 प्लस 100 200 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी ये है, तो क्या हो जाएगा? 0 मीटर. और अगर हम और नेगेटिव इस साइड डायरेक्शन में आ जाते हैं सी पॉइंट तक, ओके, एंड लेट्स से डिस्टेंस 10 मीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 प्लस 110 यानी 210 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एक नेगेटिव साइड ले रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 मीटर. सर नेगेटिव साइड का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं बेटा. वी हैव स्टडीड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग इस साइड को प्लस एक्स लेते हैं एंड लेफ्ट साइड को -x. अप को प्लस वाई एंड डाउन साइड को -y. सिमिलरली जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन हम लोग देकर उसमें साइन पुट करेंगे. बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इसके लिए मैंने एक अलग से सीरीज बनाया बेटा, जिसमें मैं सारा चैप्टर्स का क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस सारा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है. सो अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म का मतलब तो आप सब लोग समझते होंगे बेटा. सर यूनिफॉर्म जो हम पहन के स्कूल जाते हैं, यस, यूनिफॉर्म मीन्स सभी बच्चे एक जैसे लगते हैं. सो यूनिफॉर्म मीन्स जो मोशन है बेटा हर सेकेंड और हर मिनट और हर आवर एक जैसा ही हो. बट इसमें भी जब भी यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं तो टाइम जितना हो सके शॉर्ट लेते हैं बेटा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. Let it travel 5 meter in first second, 5 meter in more next second, 5 meter in the third second, 5 meter in the fourth second. Means each second the object is covering 5 meter. It means what? Equal distance in equal interval of time. That is uniform motion. Unequal distance in equal interval of time. That is non-uniform motion or ununiform motion. Okay? So, as the object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving in a crowded street, obviously यूनिफॉर्मली चलना पॉसिबल नहीं है. कभी ब्रेक मारेंगे, कभी एक्सीलरेटर देंगे, कभी चलेंगे, कभी रुकेंगे. इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी के साथ कार चलाना पॉसिबल नहीं होता है क्राउडेड प्लेस में. तो जो मोशन होगा बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. ओके, बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेस इन unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time. That is the example of non-uniform motion. Let's move ahead. Measuring the rate of motion. This is very important. Okay, motions का rate measure करना बेटा. Okay.
Look at the situations when in figure 7.2, if the bowling speed, rate of motion is, आप लोग समझ गए होंगे बेटा, either speed or velocity. So speed is 143 kilometer per hour in figure 7.2. What does it means? What do you understand from the signboard in figure 7.2 B? Different object may take different amount of time to cover a given distance. Obviously बेटा, अगर हमें अपने घर से थिएटर जाना है मूवी देखने, अगर हम बाइक से जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा, कार से जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा, बाईसाइकिल से जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा, और पैदल जाएंगे तो अलग टाइम लगेगा. So time taken may be different. Okay. Some of them move fast and some move slowly. And movement of rate of movement or rate of motion, that is called speed. And if the rate of motion in a single direction, then it is called velocity. The rate at which object move can be different. Also different object can move at same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. So speed को हम लोग कैसे define करेंगे बेटा? Rate of motion. So speed rate जब भी होता है बेटा तो हम लोग time से divide कर देते हैं. So when you will divide distance with time, it would be speed. और velocity के लिए क्या होगा? Displacement upon time. Okay, and that is distance beta. Distance upon time. The rate at which object move can be different. Also different object can move with the same rate. One of the ways of the measuring the rate of motion of an object is find out distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred as speed. The SI unit of speed is meter per second. Okay, why meter per second beta? Speed equals to what we are finding here. Speed equals to distance upon time. So distance का unit meter होता है, time का second. So meter per second. Displacement का unit भी meter होता है बेटा, and upon second. So meter per second is the unit of speed as well as velocity. This is represented by the symbol meter per second or meter per second. So this is the both way you can write. The other unit of speed includes centimeter per second and kilometer per hour. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not be constant. जरूरी नहीं है बेटा जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, वो वेरिएबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है. ओके, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी मोशन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैक्सिमम मोशंस नॉन यूनिफॉर्म होता है, और कुछ कुछ मोशंस यूनिफॉर्म हो सकते हैं. बट हमेशा याद रखना बेटा, जहां यूनिफॉर्म मोशन है देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि टोटल, सपोज आप घर से निकले, मूवी थिएटर गए, मूवी देखे, वहां से रेस्टोरेंट गए, खाना खाए, वहां से फिर घूमने चले गए पार्क, और फिर वहां से घर आए. ओके, तो अगर मैं पूछूंगा कि कार का स्पीड क्या था, तो ऑब्वियसली आप जब थिएटर गए तो स्पीड डिफरेंट हो सकता है, जब आप थिएटर से रेस्टोरेंट गए तो वहाँ स्पीड डिफरेंट हो सकता है, वहाँ से जब पार्क गए तो वहाँ के स्पीड डिफरेंट हो सकता है, फिर वहाँ से घर आए तो डिफरेंट हो सकता है.
तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड में क्या करेंगे बेटा, सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और सारे टाइम को ऐड कर देंगे। एंड नाउ वी विल डिवाइड total distance upon total time and we will get the average speed। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो बेटा, एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो सारे टाइम को ऐड कर दो बेटा और सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द एवरेज स्पीड। If an object travels a distance s in time t, then its speed v is this. Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour. हो सकता है बेटा वो कुछ देर 70 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया हो, कुछ देर 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया हो, और जब आप दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो मे बी 50 आया हो। सो दैट इज एवरेज स्पीड। इट डजंट गिव्स द एविडेंस दैट कार वाज ट्रैवलिंग विद दैट स्पीड। सो कार may travel with that speed, may above that speed and may below that speed also, because there are different distances covered with the different speeds. Now, so average speed का यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा। So let's see one numerical problem is given. Okay, examples मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ बेटा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं ओके वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। An object travels 16 meter in 4 seconds, 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? So beta total average speed equals to क्या है, total distance upon total time। So total distance कितना है बेटा, 16 plus 16, total time कितना है बेटा, 4 plus 2, so 32 upon 6। So you can find out the answer. Okay. So I think 5.3 meter per second. See the answer? Yeah, 5.3 meter per second. If you will divide, means after decimal, if you are taking 1 digit or 2 digit, that is the maximum. You can take 1 digit also or 2 digit also, it depends on you. Therefore, the average speed of the object is this. Now, speed with direction, that is very very important. As I already told, distance and displacement. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Similarly, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. So जब भी speed with direction होता है बेटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, velocity। Velocity is nothing but the speed with direction. Direction means single direction. Direction means not 2 or more directions. Please keep in mind. If there is a 2 and more direction, then we say no direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. जब स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं बेटा तो it is more specific to tell that it is distance or displacement or it is a speed or a velocity. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction.
That is important. The velocity of an object can be uniform or variable. जो वेलोसिटी है बेटा स्पीड की तरह ये भी यूनिफॉर्म हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, बट only difference is that velocity means always move in a single direction. It can be changed by changing the object speed, direction of the motion or both. So velocity में भी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बेटा. Okay. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. So average velocity में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सेम फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन total time. It is calculated in the same way as we calculated average speed. In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic means of initial velocity and final velocity for a given period of time. Okay, so average velocity, initial velocity plus final velocity upon 2. So please understand this formula, average velocity. So as I told you, we will do these questions separately. यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जांपल्स का देख लेते हैं बेटा. The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of the trip. स्टार्ट में 2000 था बेटा and 2400 kilometer at the end of the trip. It means that 400 kilometer it has traveled. So distance covered by the car is 400 kilometer and time elapsed is 8 hour. So average speed में क्या करेंगे बेटा? Distance upon time. So 400 upon 8. So 8 5 0 40. So 50 kilometer. Is it correct? So the average speed of the car is 50 kilometer per hour. Okay. Or you can convert it into meter per second. So kilometer पर आर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा, सो किलोमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 1000 मीटर एंड आर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड. ओके, सो 5 अपॉन 18. सो किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा, तो इसको क्या करेंगे 5 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड. So kilometer per hour will be converted into meter per second. Another example. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed. सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है बेटा. सो सबसे पहले तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं. ओके, सो टोटल डिस्टेंस इज 180 मीटर इन 1 मिनट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इज 1 मीटर इज 0. क्योंकि बेटा वो जहां से तैरना शुरू होता है वापस घूम के वहीं चला जाता है. So distance between initial and final position is 0. So displacement would be 0. Now find the average speed. Total distance upon total time taken. So total distance is 180 meter in 1 minute. Okay. So 1 minute upon 60 seconds इसको multiply कर देंगे बेटा. Then we will get it was in meter per minute. So now it is in meter per second.
So after calculation we will get 3 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या किए हैं बेटा, मिनट को कन्वर्ट किए हैं सेकेंड में, मिनट को कन्वर्ट किए हैं सेकेंड में. एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग 0. ओके बच्चों, so rate of change of velocity, it means that is acceleration. So we will understand acceleration in the next session. So today what we have learned beta, we have learned about motion, we have learned about the rest, okay, we have learned about the reference point or observer, okay, we understand about the distance, we understand about the displacement, we understand about the velocity and speed. So these things we have covered in today's session. I believe that you understand it. अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट आ रही है बेटा तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना. I believe your doubt will be clear. Even though if it is not clear, please write in the comment what is your doubt. I will try to clear your doubt as soon as possible. Okay बच्चों, so thank you so much for joining. I pray that you all do well, study well, and do great for your country, your family, and for yourself. Thank you so much, everyone. Bye bye.